तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश सर में। आज फिर से हम क्लास 10th के मैथ्स के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड मतलब आपकी स्क्रीन पे है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो एक एपी है, उस एपी का का दूसरा पद 14 दिया है और तीसरा पद 18 दिए है ऐसे। तो मतलब एपी का प्रथम पद नहीं दिया है तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, माना इस एपी का प्रथम पद एक तथा इसका जो सार्वंतर है वो डी है। एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब हमें दिया है एपी का तीसरा पद। इस एपी का तीसरा पद जिसे हम A3 बोलते हैं वो बराबर है 14। एपी का तीसरा पद 14 है और सॉरी ये दूसरा पद है। एपी का दूसरा पद जिसे A2 बोलना पड़ेगा हमें ऐसे, दूसरा पद। और तीसरा पद एपी का तीसरा पद जो है A3 ये बराबर है 18। एपी के दो पद दिए हैं, दूसरा पद और तीसरा पद। दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। तो अब हम इस एपी का सार्वंतर निकाल सकते हैं। एपी का सार्वंतर जिसे डी बोलते हैं। डी एपी के किन्हीं भी दो पदों का अंतर होता है सार्वंतर, जिसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो हम तीसरा पद ऋण दूसरा पद भी कर सकते हैं। अगर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं तो एपी का सार्वंतर मिल जाता है। तो यहाँ पे तीसरा पद 18 है और दूसरा पद 14 है। तो 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो इस एपी का जो डी है वो 4 है। मतलब इसके दो पदों का जो अंतर है वो 4 है, जो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा है। यानी अब हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं 18 में से 4 घटा दे तो 14 आएगा। तो 14 में से फिर 4 घटा देंगे तो इस एपी का प्रथम पद मिल जाएगा। एपी का प्रथम पद, तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, एपी का जो प्रथम पद होगा वो होगा इसका दूसरा पद माइनस डी। तो दूसरा पद जो है वो 14 है, 14 में से 4 घटा देंगे तो इस एपी का जो प्रथम पद होगा प्यारे भाइयों वो 10 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिला, एपी का सार्वंतर जो है वो 4 है और इस एपी का जो प्रथम पद है वो 10 है। अब हमें निकालने हैं एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल। तब इस एपी के 51 पदों का योगफल, एपी के 51 पदों का योगफल जिसमें सूत्र लीजिएगा Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस सूत्र से हम इस एपी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब 51 पदों का मतलब क्या हुआ कि जो पदों की संख्या है, पदों की संख्या जिसे हम n बोलेंगे वो बराबर है 51। इसमें जो पदों की संख्या है वो 51 है ऐसे। तो सॉल्व करेंगे, एस एन का मतलब S51 ये बराबर n/2 यानी 51/2 ऐसे। इसके बाद 2 ए की जगह ए हमने 10 निकाले हैं तो ए 10 हो जाएगा ऐसे। इधर n जो 51 है -1
और डी जो है हमारा वो 4 है ऐसे, तो डी की जगह जेटा 4। तो सारी चीजें हमने समीकरण में रख देनी है। उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर से दो तो बाहर करते हैं, तो जैसे ही दो बाहर आएगा तो इधर 10 बचेगा, और 51 में से 8 घटेगा तो इधर 50 गुणा 4 हो जाएगा ऐसे, 50 गुणा 4। लेकिन ध्यान रहे कि हमने दो बाहर भी किया है, तो दो जो है इस 4 में से बाहर कर देते हैं, दो में से 4 बाहर करने पर इधर दो बचेगा ऐसे, तो इस दो से ये दो कट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा, 51 इंटू 10, 50 और दो को गुणा करने पर ये 100 बनेगा ऐसे। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 51 100 में 10 जोड़ना पड़ेगा तो ये बनेगा 110। आप कर देंगे गुणा, 51 से शून्य को गुणा करने पर शून्य, 51 से 1 को गुणा करेंगे 51 हासिल 5, 51 एकम 51 और 5 जोड़ेंगे तो 56। तो इस एपी का जो आंसर होता, जो पूछ रहा था 51 पदों का आंसर, वो 5610 होता। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का नियंत्रण 30 अंश है, और भवन के 5 बिंदु से मीनार का शिखर का नियंत्रण 60 अंश का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में दो चीजें हैं, एक तो है कि मीनार है, दूसरा है भवन, और दोनों में से ऊंचाई दी हुई है। तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं, ये ए बी है इसका नाम, जो कि एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, और ये भूमि स्तर है, जमीन है, और इस जमीन में इस प्रकार से एक भवन भी है जिसका नाम सी डी है। अब मीनार की विशेषता क्या रखी है, ये जो मीनार है ये 50 मीटर ऊंचा है। भवन की ऊंचाई निकालनी है हमें कि भवन कितना मीटर ऊंचा होगा। तो मान लीजिए ये जो भवन है ये h मीटर ऊंचा है, पहली कहानी ये है। अब दूसरी बात क्या है, भवन के शिखर का नियंत्रण, भवन का शिखर यहाँ पर है, और मीनार का पाद बिंदु ये है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का नियंत्रण, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बनता है भाइयों, ये बनता है 30 अंश का। तो ये वाला कोण हमें दिया है 30 अंश का। तो पहली बात ये है साफ साफ जो समझनी है। दूसरी बात ये है कि भवन के पाद बिंदु से, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब ये भवन का पाद बिंदु है सी, और मीनार का शिखर यहाँ पर है ए। तो इनका जो उन्नयन कोण है, अगर हम मिलाएं ऐसे, तो इनका उन्नयन कोण दिया है कि ये 60 अंश का है, ये वाला कोण 60 अंश का है। तो उसके बाद हमें ज्ञात करनी है कि ये जो भवन है ये कितना मीटर ऊंचा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि भवन जो है वो कितना मीटर ऊंचा है। अब भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज और देखनी है, हमें मीनार और भवन के बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है। तो मान लिया जाए इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर है, जो भूमि है, भूमि स्तर है, वो x मीटर का है। अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी हमें। माना ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, ए बी जो है एक 50 मीटर ऊंची मीनार है, जिससे जिससे x मीटर की जिससे x मीटर की दूरी पर एक h मीटर ऊंचा भवन h मीटर ऊंचा भवन सीधी खड़ा है। ये एक हल्की सी थ्योरी लिख देते हैं ताकि समझ में आए
कि जो हमने चित्र में जो जो चीजें कर रखी हैं वो सारी की सारी चीजें आसानी से समझ में आए। तो हमने फिलहाल ये लिखा है कि ए बी जो है वो 50 मीटर ऊंचा मीनार है और इससे x मीटर की दूरी पर एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। बाकी चीजें हमने चित्र से दर्शा रखी हैं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 60 अंश का बनता है और भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे 30 अंश का बनता है। तो इस तरह से चित्र भी समझ में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक त्रिभुज को लेते हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लिया, तब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में अब हम ए बी सी को देखें तो ए बी सी में ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम बोल सकते हैं लंब। इसका नाम है लंब, जो कि ए बी है और ये 50 मीटर है। इसके बाद इसका आधार BC है। तो आधार इसका BC है जो हमने x मीटर ऊंचा पहले ही माना, सॉरी x मीटर लंबा मान रखा है। इसके बाद इसमें जो अंतरित कोण है, अंतरित कोण, अब अंतरित कोण त्रिभुज ABC में देख रहे हैं तो ABC के लिए जो अंतरित कोण है वो 60 अंश है। तो ये 60 अंश है, अंतरित कोण इस त्रिभुज के लिए 60 अंश है। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि अब एक प्रॉब्लम है वो ये है कि लंब और आधार में क्या रिलेशन होते हैं। क्योंकि लंब बट्टा आधार जो होते हैं वो tan थीटा होते हैं। तो यहां से जो tan थीटा है उस tan थीटा को मैं ए बी बट्टा बी सी लिख सकता हूं, ए बी बट्टा बी सी। और इस तरह से जो ए बी है वो 50 मीटर है और जो बी सी है वो h से है। थोड़ा सा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, tan थीटा जो है वो 60 डिग्री का है, अंतरित कोण 60 अंश का है, तो थीटा की जगह 60 आ जाएगा और ये है 50 बट्टा h से ऐसे। अब हमें मालूम है, क्या मालूम है कि tan 60 जो है वो √3 होता है, √3 बराबर 50 बट्टा h से। थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करें तो h से इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ से h से निकल कर आएगा 50 बट्टा √3 और इसको कह देना है हमने समीकरण नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने केवल h ही नहीं निकालने हैं, हमारा टारगेट है कि हम h निकालें, कि h हमने जो भवन की ऊंचाई मान रखी है वो निकालना हमारा टारगेट है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद दूसरी त्रिभुज में जाना पड़ेगा हमें। पुनः त्रिभुज बी सी डी में देखते हैं, त्रिभुज बी सी डी में। अब अगर हम त्रिभुज बी सी डी में देखें तो बी सी डी का लंब ये है, इस त्रिभुज के लिए जो लंब है वो सी डी है और उसको हमने क्या माने हैं h। इसका जो आधार है वो BC है जो h से माना हुआ है ऑलरेडी। और इस त्रिभुज में जो अंतरित कोण है, अंतरित कोण थीटा, वो इस त्रिभुज के लिए 30 अंश का है। इस त्रिभुज के लिए दोस्तों जो h से है, सॉरी जो थीटा है वो 30 अंश का है। आप कहानी तो थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा लंब और आधार का रिश्ता। लंब बट्टा आधार जो कि होता है tan थीटा। tan थीटा यहाँ पे है 30 अंश का, थीटा की जगह आ जाएगा 30 अंश। और जो लंब है वो h है और आधार जो है वो h से है, h बट्टा h से, ऐसा लिखा जा सकता है। tan 30 की वैल्यू लिख सकते हैं हम, tan 30 1/√3 होता है। तो जो tan 30 है उसकी जगह 1/√3 हो जाएगा बराबर h/h से ऐसे। तो अब मैं h को इस तरफ ले चलूं तो h बराबर हो जाएगा 1/√3 इंटू h से। समीकरण 8 से, समीकरण
8 से समीकरण 8 में h का मान है तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा 1/√3 और जो h से है उसकी जगह आ जाएगा 50/√3 ऐसे। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको और सॉल्व करें तो हमें क्या मिल सकता है, h बराबर 8 और 50 को गुणा करने पे 50 और √3 और √3 को गुणा करने पर हो जाएगा 3 ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम चाहें तो इसको 3 से डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करने पर 3 की टेबल इसमें जाती है 16 बार, 16 48 होते हैं। 50 में से 48 घटाएंगे तो 2/3, तो 16 से ही 2/3 मीटर जो है ऊंचा जो है वो भवन होगा। तो जो हमने निकालना था कुल मिला करके h, तो उस h को हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन में कर सकते हैं।